नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। भारत की मेजबानी में आज से बिम्स्टेक सुरक्षा शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। बिम्स्टेक देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। एनएसए अजीत डोभाल बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में बिम्स्टेक देश सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बिम्स्टेक के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा के साथ ही समुद्री सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 17 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 26,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जिंद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। भारत में ही डिजाइन, इंजीनियरिंग और एकीकृत की गई ये ट्रेन स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है, जो उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। और इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइड्रोजन चालित ट्रेन परिचालन में है। पीएम मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में सिख गुरुओं की विरासत और सिख परंपरा को समर्पित सिख संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कल दोपहर चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। वे PGIMER में एडवांस मदर एंड चाइल्ड और न्यूरो साइंस सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर भी जाएंगे, जहां वे संपर्क तथा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर, कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में बीआरओ के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि सरकार सड़क, रेल, हवाई मार्ग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए देश के हर हिस्से को जोड़ने के मिशन पर काम कर रही है। भारत मंडपम में टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 का आज तीसरा दिन है और इस मेगा इवेंट में 130 से अधिक देशों के 6,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और लगभग 1.3 लाख से ज्यादा ट्रेड विजिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। भारत टेक्स 2026 भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर और उत्पादों के लिए एक बड़े अवसर के रूप में सामने आया है, जो कि भारतीय उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाने का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स में विशेष सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भारत का इतिहास शुरू से ही वस्त्र के क्षेत्र में वैभवशाली रहा है। हमारी समृद्ध विरासत के 5,000 साल पहले से प्रमाण मिलते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमने अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और विस्तार करके ब्रांड भारत को पुनर्स्थापित करना है और साथ ही देश के आर्टिजन और बुनकरों को भी प्रोत्साहित करना है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर के 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि इन इमारतों का निर्माण बिना मंजूर नक्शे के किया गया था और जांच में 38 भवनों के लिए जरूरी अनुमति नहीं मिली। मामले में सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। जौहर विश्वविद्यालय विध्वंस नोटिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार की प्रतिबद्धता कानून व्यवस्था को कायम रखने में है और हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था कायम रहनी चाहिए।
ईडी ने कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की लखनऊ जोनल टीम 13 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और बता दें कि यूपी एटीएस ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक एक संगठित नेटवर्क पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ में मदद करने, फर्जी दस्तावेज बनवाने और उन्हें बसाने का आरोप है। ईडी अब जब्त दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे 70 वर्ष से अधिक उम्र और लाइलाज बीमारी, गंभीर बीमारी या शारीरिक रूप से अक्षम कैदियों की मानवीय आधार पर समय से पहले रिहाई के लिए 3 महीने में पॉलिसी बनाएं। कोर्ट ने कहा है कि इस पॉलिसी में पात्रता और लाइलाज बीमारी की स्पष्ट परिभाषा और स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा निष्पक्ष स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था अनिवार्य होगी और रिहाई के आवेदनों का बिना देरी किए निपटारा हो। कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्रीय सरकारों को 6 महीने में इस आदेश पर अमल को लेकर हल्फनामा दायर करने को कहा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक ब्रसेल्स में आयोजित हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों पक्षों ने मजबूत और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला, महत्वपूर्ण एवं उभरती तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार, डीप टेक स्टार्टअप, ग्रीन हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारतीय नेताओं ने आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने तथा ऐसी भविष्य की साझेदारी विकसित करने के संकल्प को दोहराया, जिससे उद्योग और आम नागरिकों दोनों को लाभ मिल सके। पीयूष गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद भारत और ईयू के बीच महत्वाकांक्षी, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में जारी प्रयासों को और गति दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दुनिया में मौजूदा संघर्षों के कारण पैदा हुई वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का भी जिक्र किया और कहा है कि विश्व स्तर पर व्यापार और कारोबार के लिए मजबूत व्यवस्था, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में भारत और यूरोपीय संघ जैसी भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदारियां आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। उड़ीसा के पुरी शहर में भारी बारिश और कड़ी सुरक्षा के बीच रथ यात्रा का अनुष्ठान आज शुरू हुआ। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा रथ यात्रा के लिए रथ पर विराजमान हुए और पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों की पारंपरिक रथ प्रतिष्ठा पूजा की। गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने पहिंदी विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई की और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन रथों में विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं। शाम 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवानों की 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडीचा मंदिर में होगा। भगवान 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में ठहरते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुरी में इस दौरान सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है और भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में भारी बारिश के बीच रथ यात्रा के मौके पर कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भक्तों और भगवान के मिलन का ये भावपूर्ण अवसर अद्वितीय होता है और यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थायी आध्यात्मिक परंपराओं का एक जीवंत उत्सव है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देशवासियों को जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी और कहा है कि पवित्र रथ यात्रा आस्था, भक्ति, समानता और सामूहिक सद्भाव के मूल्यों का प्रतीक है, जो सभी भेदभाव से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और एक संदेश में कहा है कि रथ यात्रा से जुड़ी परंपराओं ने भारत और दुनिया भर में कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है और ये परंपराएं विनम्रता, सामूहिक भागीदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ जी मंदिर की मंगला आरती में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि भक्ति और आस्था से परिपूर्ण ये क्षण हमेशा विशेष अनुभूति उत्पन्न करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रथ यात्रा के अवसर पर सोने की झाड़ू से यात्रा का रास्ता साफ करने की रस्म निभाई। अहमदाबाद में गुजरात पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों की निगरानी कर रही है और 30,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। मशहूर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा के अवसर पर पूरी तट पर रेत से 100 छोटे रथों वाली एक कलाकृति बनाई है। भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत पहली समुद्री निर्यात खेप भी रवाना कर दी गई है और इसके तहत 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया गया। देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो बंदरगाह नहावा शेवा से 7 निर्यातक कंपनियों की पहली खेप ब्रिटेन के लिए रवाना हुई है और इसमें रसायन, दवा, प्लास्टिक, खाद्य उत्पाद, एंजाइम तथा मसालों जैसी विभिन्न क्षेत्रों के उत्पाद शामिल हैं। और अब ट्रेन टिकट बुक करना होगा पहले से कहीं ज्यादा आसान। IRCTC की नई बीटा वेबसाइट तेज स्पीड और कई नए फीचर्स के साथ लॉन्च हो गई है और अब तत्काल टिकट की भागदौड़ भी कम होगी। IRCTC का नया सिस्टम प्रति मिनट 1.5 यानी कि 1.5 लाख से अधिक टिकट बुकिंग और 40 लाख पूछताछ संभालने में सक्षम है। पसंदीदा सीट चुनने से लेकर फेयर कैलेंडर तक यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी जरूरी मंजूरियां 6 हफ्तों में दी जाएं और इसके बाद ये जमीन हाई कोर्ट को सौंप दी जाए। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 6 जिलों में 37,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और राहत कार्य तेजी से जारी है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें तेज रफ्तार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 2 रुपए 50 पैसे, डीजल पर 15 रुपए 50 पैसे और ATF के निर्यात पर 14 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का अतिरिक्त निर्यात शुल्क लागू किया है और ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति को देखते हुए देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सरकार ने घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है और इस कारण से आम जनता की जेब पर इस फैसले का कोई तत्काल सीधा असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने खनन और खनिज क्षेत्रों के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी पर आधारित भारत खनन सप्ताह 2026 की औपचारिक घोषणा की, जो 15 से 17 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
इस शिखर सम्मेलन में आधिकारिक शुरुआती कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ मिलकर सम्मेलन का लोगो और विवरणीकरण जारी किया। भारत के कोयला कारोबार में एक बड़े सुधार की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को इंडियन माइनिंग वीक 2026 के पूर्व अवलोकन कार्यक्रम के दौरान कोयला एक्सचेंजों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के हितधारकों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की अनूठी शक्तियों को जोड़कर नवाचार आधारित विकास के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्त्र और परिधान व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियम विजन घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं, जिससे भारतीय निर्माताओं, निर्यातकों और डिजाइनरों को वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के अवसर पर लखनऊ में 11 युवाओं को सम्मानित किया। इन युवाओं ने कौशल विकास मिशन और ITI प्रशिक्षण से मिली सफलता की प्रेरक कहानियां साझा की, जो आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि स्वास्थ्य अनुसंधान और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए के बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है और इस पहल का लक्ष्य फेलोशिप और रिसर्च ग्रांट्स के जरिए देश में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक इकोसिस्टम तैयार करना है। एशियाई बाजारों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में BSE सेंसेक्स 250 अंक से अधिक उछल गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 24,150 अंक के ऊपर पहुंच गया। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। MCX पर सोने की कीमत गिरावट के साथ 1,41,031 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुली, तो वहीं चांदी 828 रुपए की कमजोरी के साथ 2,19,792 रुपए प्रति किलो पर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल और मोबाइल फोन उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के दूसरे संस्करण के लिए 62,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मोबाइल फोन निर्माण योजना का उद्देश्य तकनीकी संप्रभुता हासिल करना है। केंद्र सरकार ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण प्रणाली विकसित करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है और इसके लिए कुल 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार ने वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी पर 2 एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी है और इसकी लागत 25,445 करोड़ रुपए की है। केंद्र ने करीब 89 किलोमीटर लंबे गंगा और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में औसत यात्रा समय लगभग 60 मिनट से घटकर 20 मिनट होने की उम्मीद है, जो लगभग 67% की कमी को दर्शाता है। भारत में विकसित फार्मास्यूटिकल पेटेंट फैमिली की संख्या पिछले 1 दशक में 4 गुना से अधिक बढ़ गई है और साथ ही देश की दवा खोज की पाइपलाइन 195 कंपनियों में 1095 से अधिक हो गई है। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर 24.1% से बढ़कर 3,88,144 यूनिट रही और इससे पिछले वर्ष समान अवधि में ये आंकड़ा 3,12,851 यूनिट था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की बुधवार को शुरुआत हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हवाई अड्डे से अबू धाबी के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित की। स्विगी, इंस्टामार्ट और HPCL ने हाथ मिलाया है और अब बिना किसी पुराने गैस कनेक्शन के भी आप ऐप से 5 किलो से लेकर 10 किलो का HP नव्या कंपोजिट सिलेंडर ऑर्डर कर सकते हैं। भारत नेपाल पावर को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और इस नई समिति के बाद नेपाल अब भारत को अधिकतम 1,650 मेगावाट बिजली बेचेगा। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमलों की दूसरी स्ट्राइक शुरू कर दी है, तो वहीं ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी हमलों का लक्ष्य उन ईरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को खतरे में डालने के लिए किया जा सकता है।
ईरान के शीर्ष वार्ताकार और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलीबाफ ने कहा है कि ईरान के सभी युद्ध का स्वागत नहीं किया और अभी भी नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि ईरान को हमेशा संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अरब की खाड़ी में ईरानी बंदरगाह की ओर जा रहे बिना तेल वाले टैंकर पर हमला होते हुए दिखाया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि कमर्शियल जहाज ने यूएस की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश करते हुए कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने लंबे समय से चली आ रही बहस के बाद असाध्य और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित लोगों को चिकित्सीय सहायता से जीवन समाप्त करने की अनुमति देने वाले असिस्टेड डाइंग विधेयक को अंतिम मंजूरी दे दी है। फ्रांस की संसद के निचले सदन ने विधेयक के पक्ष में 291 और विरोध में 241 मतों से इसे पारित किया और ये कानून फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा 3 वर्ष पहले घोषित सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में जंगलों की आग के धुएं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नॉर्थ वेस्टर्न टोरंटो और लगी वाइल्ड लाइफ फायर में उठ रहा धुआं दक्षिणी ओंटारियो तक पहुंच गया है, जिसके कारण शहर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और अपनी आउटडोर गतिविधियों को टाल दें। विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों की आग के धुएं का असर हर किसी पर पड़ सकता है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 20 जहाजों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इसमें 2 गैस टैंकर, 17 ऑयल टैंकर और 1 टग बोट शामिल है। यूक्रेन ड्रोन फोर्स कमांडर ने वीडियो जारी कर हमलों की पुष्टि की है और बताया है कि पिछले 10 दिनों में कुल 136 रूसी जहाजों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका की आजादी के 250 वर्ष पूरे होने के मौके पर अमेरिकी सरकार $1 का सोने का सिक्का शुरू करने जा रही है और इस सिक्के पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर होगी। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने एक बार फिर से फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में एंथनी गॉर्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटारो मार्टिनेज ने अतिरिक्त समय में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिला दी। 19 जुलाई को फीफा विश्व कप के खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। मैच खत्म होने के बाद अटलांटा की सड़कों और स्टेडियम में हर तरफ आसमानी और सफेद रंग की जर्सियों का सैलाब उमड़ पड़ा और अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने टीम को इस यादगार जीत का जमकर जश्न मनाया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। 3 मैचों की इस सीरीज का पहला वनडे 6 विकेटों से जीतकर भारतीय टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है। भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में शानदार प्रदर्शन से आईसीसी वनडे ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हो गए हैं। अक्षर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में भी सुधार हुआ है और बल्लेबाजी रैंकिंग में 18 पायदान ऊपर 73वें, जबकि गेंदबाजी की रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर उठकर 42वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की रेटिंग में भी 12 अंकों की बढ़ोतरी हुई है और अब वह वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर काबिज डेरिल मिचेल से केवल 11 अंक पीछे हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी गेंदबाजी की रैंकिंग में 24वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बीसीसीआई सचिव देवाजीत सेकिया को आईसीसी की नई उप समिति प्रशासन समीक्षा समिति का प्रमुख बनाया गया है। आईसीसी की नई उप समिति प्रशासन समीक्षा समिति ने क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए $12.82 मिलियन के ऋण को भी मंजूरी दे दी है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन की विश्व में 5वें नंबर की खिलाड़ी हान यू को हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है और इस जीत से सिंधु ने
हान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 8-1 कर लिया है और 31 वर्षीय खिलाड़ी पीवी सिंधु का अगला मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से होगा। भारत के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने रैंकिंग टूर्नामेंट के पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वैश्विक सर्किट पर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अमन सहरावत ने खिताबी मुकाबले में जॉर्जिया के रोबर्ट्री डिंगाशविली को 13-3 से करारी शिकस्त दी। विश्व चैंपियन डी गुगेश चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 शतरंज टूर्नामेंट के पहले दौर में निहाल सरीन का सामना करेंगे। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।